नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन के आज के इस एपिसोड में हम केरला हाईकोर्ट का एक और जजमेंट देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इस साल केरला हाईकोर्ट ने दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए जो एम्प्लॉयज के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहां पर जो छोटे छोटे इंजस्टिस हो रहे हैं उनको केरला हाईकोर्ट ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आप सबको पता होगा केरला हाईकोर्ट में कम से कम 200 रिट पिटीशन अभी पेंडिंग है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हायर पेंशन लोगों की रिजेक्ट की गई थी और उसके लिए लोग कोर्ट में गए और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इनफैक्ट एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, जहां पर एम्प्लॉयर ने सही तरह से वेज डिटेल्स नहीं दिए, जहां पर वेज डिटेल मिसमैच हो रहे हैं, इन सारे केसेस को दोस्तों कोर्ट में जाने की जरूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं पर इनकी केसेस केरला हाईकोर्ट में चल रही हैं और केरला हाईकोर्ट एज ऑफ नाउ सबसे एक्टिव हाईकोर्ट है इन द मैटर्स रिलेटेड टू पेंशन ऑन हायर वेजेस। और दोस्तों, इसी सीरीज में मैं आपके लिए एक जजमेंट लाया हूं जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये जजमेंट का किस्सा किस तरह का है मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कभी कभी होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज का रेगुलर तौर पर ईपीएस का कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ को देते आ रहा है, अब उनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी ईपीएफओ को देते आ रहा है। लेकिन किसी वजह से, कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या कुछ एग्रीमेंट की वजह से या कोई कहां पर एग्रीमेंट डी होगा, इसके वजह से कभी कभी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होल्ड पर रख दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, और वो कॉन्ट्रीब्यूशन बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तब बल्क में ईपीएस में जमा कर दिए जाते हैं, ईपीएफओ को दे दिए जाता है। अब दोस्तों, ये जो ब्रेक आता है कभी कभी, इस ब्रेक की वजह से भी आपका जब हायर पेंशन का डेटा होगा वो कहीं ना कहीं पर मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि जो बीच के जो पीरियड्स होंगे वहां पर ऐसा काउंट किया जाएगा, क्योंकि ईपीएफओ को पैसा नहीं आया हुआ है तो उसको नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड मान लिया जाएगा। और अगर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड मान लिया जाएगा तो आपकी पेंशनेबल सैलरी भी कम हो सकती है, उसी के साथ साथ आपकी पेंशनेबल सर्विस भी कम हो सकती है। और हमारा जो हायर पेंशन का फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों? पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस पीरियड डिवाइड बाय 70। अब दोस्तों, ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर पेंशनेबल सर्विस पीरियड में अगर किसी पीरियड में कंट्रीब्यूशन नहीं मिला ईपीएफओ को तो उसको कंसीडर किया जाता है नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड। और उसके साथ साथ दोस्तों, वो जो पैसा भी आया था बाद में बल्क में, उसको भी ईपीएफओ कंसीडर नहीं करता है। समझ लीजिए, आपका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था 14,000 रुपए का ईपीएस में, लेकिन क्योंकि ऐसे मैटर चल रहे थे वहां पर सिर्फ 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन हुआ, आपका महीने का 4,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कम हुआ, क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट मोड में चीजें चल रही थी। अब क्योंकि बाद में जो भी 4,000 का डिफरेंशियल हर महीने का था वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ईपीएफओ को जमा कर दिया, तो वो जो पैसा जमा किया वो बल्क में जमा किया, और क्योंकि बल्क में जमा किया ईपीएफओ उसको मानता नहीं है, और ईपीएफओ जब उसको पेंशनेबल सैलरी में नहीं मानता है तो आपका जो पेंशनेबल सैलरी है वो कम हो जाता है और आपका पेंशन का अमाउंट भी कम होता है। तो दोस्तों, इसी ही मुद्दे पर, ऐसे ही एक मुद्दे पर केरला में एक केस लड़ा गया जो दोस्तों आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और ये केस दोस्तों आपने डेफिनेटली आखिरी तक सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंसाइट है जो आपके लिए भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता ही होता है कि वेज डिविजन्स होते रहते हैं, कहीं ना कहीं पे बल्क पेमेंट्स फंसे हुए रहते हैं और बाद में आपको उसका एरियस मिलता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप 2-3 महीने की छुट्टी पर चले गए, इसलिए आपको 2 महीने की सैलरी नहीं दी क्योंकि आपने लीव अप्लाई नहीं की थी, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपने लीव अप्लाई की और आपको पैसा बल्क में बाद में मिल गया। अब दोस्तों, जहां जहां पर बल्क पेमेंट का प्रॉब्लम आएगा वहां वहां पर ये केस एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं कि आपके यहाँ वेज डिवीजन डी हो, इसलिए जरूरी नहीं कि आपके कंपनी ने आपका पैसा जानबूझ के काट के रखा हो। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप 6-6 महीने ऑफिस नहीं जाते हो, 6 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन जब आप वापस जाते हो आप आपके अर्न लीव्स या वैकेशन लीव्स वहां पर इनकैश करते हो और फिर आपको वो पैसा मंथली बेसिस, बल्क बेसिस में आपको मिल जाता है, और वो बल्क बेसिस का पेमेंट दोस्तों ईपीएफओ कंसीडर नहीं करता है। तो ये केस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अगले 10-15 मिनट में मैं आपको बताता हूं कि ये केस एक्चुअली था क्या। अब दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पर ध्यान देंगे तो आपको हेडलाइन दिखेगा, वो लिखा है ईपीएफओ कैन नॉट डिनाई हायर पेंशन टू एम्प्लॉयज ड्यू टू बल्क और डिलेड कंट्रीब्यूशन, केरला हाईकोर्ट। अब दोस्तों, इस आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तो एक बहुत वैलिड क्वेश्चन यहां पर इन्होंने पूछा है, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड कंट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉयज पेंशन फंड स्कीम फॉर हायर पेंशन बट हैव डिनाइड द पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। अब दोस्तों, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि आपने जिंदगी भर हायर पेंशन के लिए पैसा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको हायर पेंशन डिनाई की गई। In the recent case hearing, the Kerala High Court held that the Employees Provident Fund Organization cannot deny the higher pension to employees.
Justice Murli Purushothaman ordered EPFO not to deny the higher pension to employees just because the employer delayed or made the contribution in lump sum. तो दोस्तों ये बात तो तय है कि ये जो जजमेंट आया है ये एम्प्लॉयज के फेवर में आया है और ये क्या था मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों जो ईपीएफओ के रूल्स कहते हैं वो ये कहते थे कि भाई ईपीएफओ ने एक सीलिंग लगाकर रखी थी 5,000 की, 6,500 की, 1,500 की और उसी के बेसिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन सीपीएस में जाने थे। लेकिन दोस्तों जब हायर पेंशन के केसेस लड़े गए और हायर पेंशन केसेस का जजमेंट आया तब ये बोला गया कि एक्चुअल वेजेस के ऊपर भी कॉन्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और उसके हिसाब से हायर पेंशन भी ली जा सकती है। अब क्या होगा कि एक जो कंपनी थी जिसका नाम था तिरुवनंतपुरम रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियंस लिमिटेड, मतलब कि टीसीएमपीयू अगर हम शॉर्ट में इसको कहें, तो इनिशियली द कंपनी डिडक्टेड द पेंशन कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल सैलरी. However, this was stopped after the government ordered TCMPU to restrict their contribution to the statutory limit. इस कंपनी का दोस्तों एक अलग ही पैतरा चल रहा था. जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयर सीलिंग के ऊपर पैसा काटते रहता है और बाद में फिर एक्चुअल के ऊपर पैसा डालने की बारी आती है, तब कोर्ट केस होता है. यहां पर दोस्तों उल्टा हुआ. ये जो टीसीएमपीयू था, मतलब कि तिरुवनंतपुरम रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, यहां पर एक्चुअल के ऊपर ईपीएस काटा जा रहा था और वो कंट्रीब्यूट किया जा रहा था. लेकिन सडनली बीच में केरला गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि आपको स्टैट्यूटरी लिमिट के ऊपर देना है, आपको एक्चुअल सैलरी के ऊपर ईपीएस का कंट्रीब्यूशन नहीं देना. As per the rule, the petitioners who had been continuing the service since September 1, 2014 were allowed to opt for a higher pension, so they exercised the option. अब दोस्तों ये केस इसलिए भी रोमांचक है क्योंकि जनरली एम्प्लॉयर जो होते हैं वो स्टैट्यूटरी लिमिट पे ही कट करते हैं, जो सीलिंग लिमिट्स होती है उसके ऊपर ईपीएस कट करते हैं और उसको बढ़ाने के लिए बाद में लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है. लेकिन टीसीएमपीयू का केस बहुत ही यूनिक था. इस केस में दोस्तों क्या हुआ कि टीसीएमपीयू बाय डिफॉल्ट एक्चुअल सैलरी के ऊपर पैसा कट करता था और ईपीएस में डिपॉजिट भी करता था. लेकिन केरला हाईकोर्ट का केरला गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि नहीं, आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं करना है, आपको एक्चुअली स्टैट्यूटरी लिमिट्स के ऊपर ही कट करना है. लेकिन अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो अपना जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म एक्सरसाइज कर सकता है और एक्चुअल सैलरी पे अपना डिडक्शन करवा सकता है. और इसके तहत यहाँ के जो टीसीएमपीयू के एम्प्लॉयज थे उन्होंने अपना जॉइंट ऑप्शन फॉर्म एक्सरसाइज किया और अपने पेंशन के लिए, हायर पेंशन के लिए आवेदन कर दिया. अब दोस्तों ये जो एम्प्लॉयज थे दे रिटायर्ड ड्यूरिंग द 2020-22 पीरियड, मतलब जिनने भी पिटीशन किया गया वो 2020 से लेकर 2022 के बीच में रिटायर हुए. बट व्हेन इट केम टू द पेंशन पेमेंट बाय ईपीएफओ दे वर डिनाइड हायर पेंशन बिकॉज द एम्प्लॉयर टीसीएमपीयू पेड contribution only up to the statutory limit during this period. So the employees approached the Kerala High Court. 4 retired employees of TCMPU, a cooperative society, filed a writ petition against EPFO, seeking a pension based on their actual contribution amount. The petitioners also contended that a higher pension cannot be denied on the ground that the employer made the contribution remittance in a lump sum. अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो विंडो ओपन हुआ था एक्चुअल सैलरी के ऊपर कंट्रीब्यूट करने का, तो दोस्तों ये विंडो कुछ देर बाद ओपन हुआ होगा, इसीलिए इनका पैसा सीधा सीधा मंथली बेसिस पर नहीं गया, ये पैसा लंप सम में बाद में इनके ऑर्गेनाइजेशन ने ईपीएफओ को डिपॉजिट किया. अब यहां पर होता क्या है कि समझ लीजिए आपकी सीलिंग थी 15,000 की, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन होना था 20,000 के ऊपर. तो दोस्तों वो जो 5,000 का एक्स्ट्रा था उसके ऊपर जो 12% कटना था, जो भी कंट्रीब्यूशन ईपीएस को जाना था, वो जो कटना था, अब वो बचा रहा. अब वो कुछ महीने का पाइलअप हो गया होगा, तो इनके ऑर्गेनाइजेशन ने लंप सम में वो पैसा ईपीएफओ को डिपॉजिट कर दिया कि भाई हमने पैसा दे दिया. लेकिन ईपीएफओ ने यही कहा कि क्योंकि आपने लंप सम में दिया, आपने मंथली बेसिस पर नहीं दिया, हम इस हायर पेंशन रिक्वेस्ट को मानेंगे नहीं और फॉर्म रिजेक्ट करेंगे. और जैसे कि आप सबको पता है ईपीएफओ को तो बस बहाना चाहिए फॉर्म रिजेक्ट करने का, क्योंकि ईपीएफओ आइडियली चाहता ही नहीं कि किसी को हायर पेंशन मिले, वो तो मजबूरी में कैसे ना कैसे दे रहा है. और ये बहाना उनको बहुत अच्छा मिल गया और यहाँ पर एम्प्लॉयज का जो पैसा है दोस्तों उन्होंने देने से मना कर दिया, हायर पेंशन देने से मना कर दिया और उनको नॉर्मल ही पेंशन दी गई. अब दोस्तों क्योंकि ईपीएफओ ने ये पैसा बल्क में एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसका क्या हो गया, कोर्ट ने एम्प्लॉयर को कहा कि ये पैसा अभी आप एक जगह पर डिपॉजिट कर दो किसी भी नेशनलाइज बैंक अकाउंट में, और अगर ये कोर्ट का फैसला एम्प्लॉयज के फेवर में आता है तो आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा ईपीएफओ को जमा करना होगा 9% इंटरेस्ट के साथ में, अगर कोर्ट केस का फैसला एम्प्लॉयज के फेवर में आता. तो दोस्तों वो जो पैसा था जो ईपीएफओ को जाना था, जो ईपीएफओ ने लेने से मना कर दिया, वो दोस्तों अब एक नेशनलाइज बैंक अकाउंट में रख दिया गया जिसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट मिल रहा था. अब दोस्तों कोर्ट ने इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन किया? द कोर्ट नोटेड, अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स, contribution under EPF scheme 1952 at the rate of 12% were regularly made by the petitioners with an equal contribution by the employer based on the actual salary drawn until retirement, except for a brief period of
April 2004 to October 2006 and from October 2007 to February 2008. कोर्ट दोस्तों यहां पर ऑब्जर्व कर रहा है कि जो रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस ईपीएस में जाने चाहिए थे वो इन चारों एम्प्लॉयज के सही तरह से जाते रहे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा पीरियड था 2004 से लेकर 2006 का और 2007 से लेकर 2008 का जहां पर ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जा पाए. The court also observed that the employer made the contribution later in a lump sum and EPFO received it. तो दोस्तों कोर्ट ने ये बोला कि बाद में एम्प्लॉयर ने वो पैसा दिया और ईपीएफओ ने उस पैसे को तब रख भी लिया. Admittedly, the Employer Provident Fund Organization has received the contribution from both employees and employer under the para 26(6) of the EPS scheme 1952 for the period 2004-2005 to 2007-2008. तो बाकी के जो पैसे थे दोस्तों वो ईपीएफओ ने रिसीव कर लिए, लेकिन जब हायर पेंशन देने की बारी आ गई तो ईपीएफओ बोल रहा है कि ये सब चीजें हो गई करके हम हायर पेंशन नहीं देंगे और इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे और वो पैसा भी आपको वापस कर देंगे, वो हमको नहीं चाहिए. तो दोस्तों यही बेसिकली यहां पर केस हो रहा है कि जब सब कुछ ठीक था, जब हायर पेंशन देने की बात नहीं थी, तब ईपीएफओ ने पैसा हंसते हंसते एक्सेप्ट किया, लेकिन जब हायर पेंशन देने की बारी आई तो ईपीएफओ अपनी बात से पलट गया, बोले आपका पैसा आप रखो, हम हायर पेंशन नहीं देंगे. अब दोस्तों आइए कि केरला हाईकोर्ट ने एक्चुअली जजमेंट क्या दिया, इस बात को समझते हैं. After hearing the argument, the court ordered the petitioners and the fourth responder, having complied with the requirements under the said paragraph, and the Employees Provident Fund Organization accepted the contributions, the second respondent cannot deny the petitioners the benefit of higher pension. दोस्तों यहाँ पर फोर्थ रिस्पोंडेंट कौन है? TCMPU, और सेकंड रिस्पोंडेंट कौन है? रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तिरुवनंतपुरम. तो दोस्तों ये वही बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज है और उनका जो एम्प्लॉयर है उन्होंने सारे रिक्वायरमेंट जो है वो फॉलो किए अंडर 26(6) जहां पर जॉइंट ऑप्शन भरा जा सकता है हायर पेंशन के लिए, और ईपीएफओ ने ये कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट भी किए थे, तो आज वो जाके हायर पेंशन को डिनाई नहीं कर सकते. द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द पिटिशनर्स आर एंटाइटल्ड टू हायर पेंशन ऑन द एक्चुअल वेजेस एंड डायरेक्टेड ईपीएफओ टू गिव पेंशंस टू द पिटिशनर्स विद इन 3 months. अब दोस्तों ये जो केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है इसमें दो चीजों पे एकदम क्लैरिटी आ चुकी है कि अगर किसी रीजन से कंट्रीब्यूशन डिले हो जाता है या किसी रीजन से दोस्तों बल्क पेमेंट ईपीएस में जमा किया जाता है, तो ये दोनों ही कॉजेस को बता के कि डिले हुआ था और मंथली पेमेंट ना आते हुए बल्क पेमेंट आया था, इन दोनों ही केसेस को बताते हुए हायर पेंशन डिनाई नहीं की जा सकती. अब दोस्तों ये जो जजमेंट है ये एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट का जो केस चल रहा है कि जहां पर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए गए, वहां पर भी दोस्तों ये पॉइंट बहुत एप्लीकेबल होने वाला है. क्योंकि होगा क्या कि कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद हो सकता है कि वो केस जीत जाए, लेकिन केस जीतने के बाद भी ऐसे कुछ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के रह जाएंगे जिनका फॉर्म ईपीएफओ रिजेक्ट कर देगा, ये बोल के कि उनके केस में वेज डिवीजन हुआ था तो एरियस बहुत दिनों बाद दिया गया था, जो बहुत कॉमन फिनोमेना है. दोस्तों कभी भी वेज डिवीजन जब होते हैं तो 1 या 2 साल में डिसीजन नहीं आता, 3-3, 4-4 साल लग जाता है और फाइनली बाद में एरियस पे किया जाता है लमसम में, तो वो भी दोस्तों डिलेड पेमेंट माना जाएगा, वो भी बल्क पेमेंट माना जाएगा. तो उनके केसेस में भी दोस्तों ये चीजें आने वाली है. इनफैक्ट जितने भी पब्लिक सेक्टर है इन सबके केसेस में बात आने वाली है कि पब्लिक सेक्टर में फ्रीक्वेंट वेज डिवीजन हर 10-10 साल में होता है, और जहां जहां पर लोग ऐसे ब्रैकेट में फंसेंगे कि समझ लीजिए जनरली जो पब्लिक सेक्टर्स के जो वेज डिवीजन होते हैं वो 7 के ब्रैकेट में चलते हैं, 2007, 2017, अभी 2027 में हो सकता है कि अगला वेज डिवीजन बैठ जाए. तो वहां पर जो भी इसके आसपास वाले लोग होंगे जो रिटायर होंगे, समझ लीजिए कोई 2028 में रिटायर होने वाला होगा या कोई 29 में रिटायर होने वाला, तो उन लोगों का दोस्तों डिलेड पेमेंट का कॉज आएगा, उन लोगों का दोस्तों यहाँ पर ये जो बल्क पेमेंट का पोर्शन आएगा, इन सब का पोर्शन आएगा. तो दोस्तों उसके लिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर किसी भी रीजन से पेमेंट डिले हो जाता है या किसी भी रीजन से बल्क पेमेंट किया जाता है तो उसको हायर पेंशन के लिए कंसिडर करना चाहिए और उसके हिसाब से ही हायर पेंशन का ऑर्डर आना चाहिए. तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे केसेस है जो बहुत वाइड रेमिफिकेशन रखेंगे, लाखों लोगों के लिए दोस्तों इसका रेमिफिकेशन आएगा. तो इस तरह के केसेस मैं आपके सामने ला सकूं, ये वैल्यूएशन के माध्यम से मेरी कोशिश यहाँ पर चलते रहती है. अगर दोस्तों आपको आज का डिस्कशन पसंद आया तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. अगर दोस्तों आपको किसी और कोर्ट केस के बारे में पता है जो आपने सुना हो जिससे आम जनता का फायदा हो सकता है, ऐसे लोगों का फायदा हो सकता है जिनका हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, तो दोस्तों उसका लिंक भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. डेफिनेटली उसको स्टडी करके मैं आम जनता के फायदे के लिए उस तरह का वीडियो जरूर बनाऊंगा. अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके.
हो सकता है दोस्तों कि आपका हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका हो और अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मुझे आगे कैसे जाना है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को यूनाइट करने के लिए मैंने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया जिसका क्यूआर कोड आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस ग्रुप का लिंक दे दिया है। तो दोस्तों अगर आप हायर पेंशन से रिलेटेड किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके आप आ सकते हैं, या तो दोस्तों इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन कर लीजिए, वहां पर मैंने लिंक दिया, आप उसको यूज करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का ग्रुप बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था दोस्तों कि सब लोगों को एकत्र किया जाए, एक जगह पर लाया जाए ताकि एक कंबाइंड एक्शन लिया जा सके जिससे कोर्ट की केसेस के नंबर कम हो, एक या दो केसेस में दोस्तों सबका फायदा हो। ये दोस्तों मेन उद्देश्य इस ग्रुप का था। उसी के साथ साथ लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, जिनके पास इसका सोल्यूशन है, मेरे पास अगर सोल्यूशन है तो दोस्तों हम सब आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको एक राह दिखाने की कोशिश देंगे। इसीलिए दोस्तों ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इस बात को मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये ग्रुप, ये चैनल मैंने बनाया सिर्फ आपकी मदद के लिए, आपके पास इंफॉर्मेशन आए इसके लिए। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐसे कॉज से जुड़ते हैं तो यूट्यूब को भी समझ में आता है कि इस तरह की वीडियोस को प्रमोट करना चाहिए, इस तरह की वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो हायर पेंशन से रिलेटेड परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक YouTube एल्गोरिदम को ये बात समझ में नहीं आती, जब तक आप इस वीडियो पे कमेंट नहीं करेंगे तब तक YouTube एल्गोरिदम को ये बात समझ में नहीं आती कि इस तरह की वीडियो को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वीडियो से लोगों का फायदा हो रहा है। तो दोस्तों आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।